गर्मी लग रही है। अब ऐसी होगी चालू। बंद कर लो, हाँ ये। बस बस। हाँ हाँ हाँ, हमने क्या लिखा? हाईली कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब होता है प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से। तो उसमें जो एमिनो एसिड होते फिक्स होते हैं हमेशा। मैक्सिमम टाइम वो H3 के अंदर वही एमिनो एसिड हमेशा पाए जाएंगे। और H1 के अंदर एमिनो एसिड चेंज हो सकते हैं। हाँ, है आप समझ में? तो उसकी साइज भी चेंज हो सकती है कभी कभार। एक बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा हुआ है कि अपने राजस्थान नहीं, वो MPPSC के अंदर सबसे हाईली कंजर्व्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटीन कौन सा है? तो कौन सा है? H3। तो कल वाला आपको आया समझ में? अपनी अभी तक मोल बैग 2 क्लास हुई। दो ये ना, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ की खोज। अब देखो सामने देखो, फिर कल वाला समझ आ गया, यूक्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, कौन सा जेनेटिक एक्टिव और क्यों होता है। उसके अलावा अपन DNA पैकेजिंग, वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आज अपन पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब अनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई थी। आज अपन किसको बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ? क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल? DNA है ना। लेकिन DNA इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, आज अपन वो देखेंगे इसके अंदर। तो अब डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल हेडिंग लगा दो, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद सामने देखो, इसमें सबसे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका नाम था आपके ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट लिखेगा कोई नहीं, सामने देखो फिर लिख देना ना। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंट किस व्यक्ति ने किया था, किस भाई ने किया था, उसका तो मैं लिख रहा हूं भाई ग्रिफिथ। ये करने वाला साइंटिस्ट कौन था? ग्रिफिथ नाम का एक कोई वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जेनेटिक DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ग्रिफिथ ने। हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ ने। फिर अगला अब देखो, जैसे ये कोई प्रयोग कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये अपने एक्सपेरिमेंट में किसी न किसी को यूज लेगा ना। तो इसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो आपके किया था इन एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, बताओ ये कौन सा रोग करता है? निमोनी निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर इस बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने क्या किया था? काम किया था। ये क्या है? बैक्टीरिया है। यहां तक आया आपको समझ में? तो क्या याद रखोगे? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। अपने एक्सपेरिमेंट में उसने कौन से बैक्टीरिया को काम में लिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये निमोनिया रोग करता है। निमोनिया रोग सुना? कभी हुआ? बुखार नहीं हुआ ना? तो ठीक है। अब देखो, ये जो बैक्टीरिया होता है इसके दो स्ट्रैंड होते हैं ना। आप समझ सकते हो, कहने का मतलब इसके दो प्रभेद होते हैं। अ, इसके हैविंग टू स्ट्रैंड, इसके पास दो स्ट्रैंड होते हैं, हैविंग टू स्ट्रैंड। इसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रभेद। अब अभी आपको ये समझ में नहीं आई स्ट्रैंड क्या, तो आगे समझ में आ जाएगा। आप ये मान ला कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें से एक जो होता है उसका नाम होता है आर प्रभेद, आर स्ट्रैंड। एक का नाम है आर स्ट्रैंड। क्या नाम है? आर स्ट्रैंड। इस यहां आर का मतलब है रफ स्ट्रैंड, रफ स्ट्रैंड। या मैं इसको हिंदी में बोल सकता हूं खुरदरा प्रभेद। है समझ में? अब देखो, इसको हमने आर स्टैंड क्यों बोला, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैंने जब आपको मोल बायो, सॉरी, जब हमने पढ़ा था सेल बायो पढ़ी थी,
वहां पर हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आपको याद है? ऐसे हमने एक बैक्टीरिया बनाया था, फिर मैंने कहा था कि इसके चारों ओर एक सेल वॉल पाई जाती है, हमने पढ़ा था। ये सेल, ये हो जाएगी इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी इसकी सेल वॉल बाहर वाली। फिर मैंने कहा था कि बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर और पाई जाती है, उसको हमने क्या नाम दिया था? हमने इसको नाम दिया था पॉलीसेकेराइड लेयर। क्या नाम दिया था हमने इसको? पॉलीसेकेराइड, या मैंने इसको नाम आपको दिया था श्लेष्मा करके, आपको मैंने हिंदी में बताया था ना, ये बताया था। तो ध्यान रखना, ये जो आर प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो आर स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इनको रफ स्ट्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर ये जो बाहर वाली जो लेयर, जो ये येलो वाली लेयर है, जो ये कैप्सूल बना रही है, ये जो लेयर होती है ये बैक्टीरिया का कैप्सूल बनाती है। तो ये जो पॉलीसेकेराइड लेयर है वो इसके अंदर एब्सेंट एब्सेंट होती है। जब ये इसमें एब्सेंट होती है इसलिए इसको बोलते हैं रफ स्ट्रैंड। आया समझ में ये? तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि इसके अंदर पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड या इसको मैं हिंदी में बोल सकता हूं श्लेष्मा, श्लेष्मा लेयर एब्सेंट होती है। श्लेष्मा लेयर क्या होती है इसके अंदर? एब्सेंट होती है। अब जब इसके अंदर ये लेयर एब्सेंट है, जब ये लेयर एब्सेंट है तो इसलिए ये कैसा हो जाता है? ये खुरदरा हो जाता है। आया समझ में एक बात आपको यहाँ पर? और ये जो आर स्ट्रैंड होता है, ये जो आर बैक्टीरिया होते हैं, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड लेयर एब्सेंट है, इसलिए इसको हमने रफ स्ट्रैंड बोला। और इस पॉलीसेकेराइड लेयर की एब्सेंट के कारण इस बैक्टीरिया के अंदर निमोनिया रोग करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये ए वायरुलेंट है, ए वायरुलेंट। ए इसका मतलब हुआ ये रोग पैदा नहीं कर सकते, है ना? तो मैं लिख सकता हूं नो डिजीज, नो डिजीज कॉज। मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रोग पैदा नहीं कर सकते हैं, रोग पैदा नहीं कर सकते हैं। अब आप पूछो, खुद से पूछो कि रोग पैदा क्यों नहीं कर सकते? बताओ, आर स्ट्रेन रोग पैदा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये रोग मतलब रोग कौन सा करेंगे? निमोनिया करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पॉलीसेकेराइड लेयर एब्सेंट है, कैप्सूल एब्सेंट है, इसलिए नहीं करेगा। तो एक तो हमारा ये हो गया आर प्रभेद। अब इसके अलावा एक दूसरा और आता है जिसको हम बोलेंगे एस प्रभेद। क्या बोलेंगे इसको हम? एस स्ट्रेन बोलेंगे। वहां पर आर का मतलब था रफ, यहां पर एस का मतलब है स्मूथ। वो तो था, वो बैक्टीरिया खुरदरा था, ये कैसा है? चिकना है। इसको हम बोलेंगे स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, अब मुझे आप बताओ, इसका मतलब इस बैक्टीरिया के चारों ओर सबसे नीचे होगी सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, उसके बाद पॉलीसेकेराइड या श्लेष्मा की लेयर पाई जाएगी। अब जब श्लेष्मा पाया जा रहा है तो चिकना होगा, स्मूथ होगा। तो इसमें इसको हम स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पॉलीसेकेराइड लेयर प्रेजेंट होती है। आप इसको कैप्सूल भी बोल सकते हो, है ना? कैप्सूल, कैप्सूल जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है। इसका मतलब यहां पर कैप्सूल एब्सेंट है, सही बात है, यहां पर कैप्सूल प्रेजेंट है। अब जब इसके अंदर कैप्सूल पाया जाता है तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वायरुलेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया वायरुलेंट होते हैं। इसका मतलब है कि ये रोग पैदा कर सकते हैं। ये कौन सा रोग करेंगे? निमोनिया रोग करेंगे, ये रोग पैदा कर सकते हैं, ये डिजीज कोज कर सकते हैं। यहां तक आपको चीज आई समझ में? ये कॉन्सेप्ट कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था, कौन सा बैक्टीरिया काम में लिया? निमोनिया वाला, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया काम लिया। उस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन होते हैं, कौन कौन से? आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर को हमने रफ क्यों बोला? क्योंकि उसके बैक्टीरिया के चारों ओर पॉलीसेकेराइड लेयर एब्सेंट है। अब जब पॉलीसेकेराइड लेयर एब्सेंट है तो ये डिजीज, तो ये निमोनिया रोग नहीं फैला सकता। और दूसरा है एस स्ट्रेन, इसके चारों ओर पाई जाती है इसलिए रोग पैदा करता है। अब मुझे आप ये बताओ कि यहां से आपको अभी तक कुछ पता पड़ा भाई कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? नहीं पड़ा ना? तो अब ग्रिफिथ अपना आगे क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रयोग करेगा, तब आपको पता पड़ेगा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ क्यों है। अब मुझे आप एक चीज ये बताओ, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन बनी है ना, या कोविड की वैक्सीन है, या कुछ मतलब कोई भी नई वैक्सीन बनती है या कोई नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैक्सिमम टाइम हम चूहों को काम में लेते हैं,
माउस को काम लेते हैं ना, मतलब साइंटिस्ट अपने काम के लिए, तो यहाँ पर भी ग्रिफिथ ने जो काम लिया वो चूहे को काम में लिया, माउस को। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके स्टेप क्या क्या है। अब देखो ग्रिफिथ के प्रयोग इसके स्टेप है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप, मतलब अब इसको आराम से समझना, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, इसने, अब देखो आप इसको वापस समझना, इसको याद रखना, आर स्ट्रेन रोग फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? नहीं फैलाएगा। इसका मतलब अगर आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया अगर माउस में जाएगा, चूहा मरेगा या जीवित रहेगा? हाँ ठीक है। अब देखो मैं यहाँ ले रहा हूँ आर स्ट्रेन, मैंने क्या किया, एक इंजेक्शन लिया, उस इंजेक्शन में मैंने क्या डाल दिया, आर स्ट्रेन डाल दिया। अब उस इंजेक्शन को मैंने लगा दिया माउस के, किसके लगा दिया मैंने, माउस के। बताओ ये माउस जिंदा रहेगा या मर जाएगा? जिंदा रहेगा ये माउस, तो मैंने लिख लिया ये माउस क्या रहेगा, जीवित रहेगा। पहला स्टेप आपको आया, समझ में आया? अब ग्रिफिथ ने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रेन और पड़ा है, तब ग्रिफिथ ने क्या किया, उसने एस स्ट्रेन लिया, इसने इसको डाला इंजेक्शन के अंदर डाला, फिर इस इंजेक्शन को किसके लगा दिया, माउस के लगा दिया। बताओ चूहा जिंदा रहेगा या मरेगा? चूहे की डेथ हो जाएगी। क्यों होगी? चूहे के अंदर निमोनिया रोग हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ चूहे की डेथ हो जाती है ना, ये माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। जब ग्रिफिथ ने ये देखा कि अब जब मैं चूहे में ये डालता हूँ आर स्ट्रेन तो चूहा जीवित रहता है, जब एस डालता हूँ चूहा मर जाता है। फिर ग्रिफिथ ने क्या किया अपने थर्ड स्टेप के अंदर, इसने ये जो एस स्ट्रेन था ना, इसको मतलब एस स्ट्रेन थर्मल इनएक्टिव, थर्मल इनएक्टिव, इसका मतलब है इसने एस स्ट्रेन को गर्म किया, एक इसको ज्यादा टेम्परेचर दिया, तो इसने इसको क्या किया, गर्म किया। जैसे ही इसको गर्म किया तो ये पहले यहाँ पे एक्टिव था, तब ये चूहे को मार रहा था, लेकिन जैसे ही इसको गर्म किया तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। भाई अपन किसी चीज को गर्म करेंगे उसके अंदर वाला वो पूरा टूट जाएगा। तो जैसे ही इसने एस स्ट्रेन को गर्म किया, गर्म करके इसने फिर इसको किस में डाला, माउस में डाला, तो इसने देखा कि ये चूहा था जो क्या रहता है, जीवित रहता है यहाँ पर। अब ग्रिफिथ के लिए और रामायण हो गई। अभी तक पता नहीं पड़ा है कि चूहा क्यों जिंदा है, क्यों मर रहा है। अब ग्रिफिथ ने अपने, अब ग्रिफिथ का जो अगला स्टेप था उसने क्या किया, उसने एक तो ये ले लिया थर्मल इनएक्टिव, थर्मल इनएक्टिव एस स्ट्रेन, इसके साथ में इसने डाल दिया ये वाला जो है ना नॉर्मल आर स्ट्रेन, इसने इसमें डाल दिया नॉर्मल आर स्ट्रेन। अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा, सॉरी, इसने इसको डाल दिया माउस के अंदर। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब अगर यहां पर इसने थर्मल इनएक्टिव डाला तो चूहा मर रहा, सॉरी चूहा जीवित है। यहां पर इसने यही डाला वापस, इसका मतलब चूहा वापस जीवित रहना चाहिए, लेकिन इसने वापस और डाल दिया आर स्ट्रेन, इसका मतलब यहाँ पे चूहा जीवित रहना चाहिए। लेकिन जब ग्रिफिथ ने देखा कि चूहा मर गया, वो यहाँ पर उसने देखा कि चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पर ग्रिफिथ हो गया कंफ्यूजन, जैसे अभी आप लोग अपन होते हैं कंफ्यूजन कि ये कैसे हो रहा है। अब देखो होता क्या है, ग्रिफिथ ने लास्ट में अपने इस जो इसका जो ये था ना जो स्टेप नंबर 4, इसने इसका निकाला कंक्लूजन निकाला। तो स्टेप 4 का कंक्लूजन ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप 4 कंक्लूजन, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण है। अब देखो ग्रिफिथ ने क्या किया कि मतलब ये यहां पर चूहे की डेथ क्यों हो रही है, ये चीज हमें समझनी है, क्योंकि आर स्ट्रेन रोग नहीं फैलाता है, एस स्ट्रेन यहाँ पर एस स्ट्रेन को ताप से गर्म करके इनएक्टिव किया हुआ है, तो भी ये तो चूहा मर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो आप यहाँ देखो, पहले यहाँ पर एस स्ट्रेन के कारण चूहा मर रहा था ना, यहाँ चूहे की, हाँ यहाँ पर एस स्ट्रेन के कारण चूहा मर रहा था। इसका मतलब चूहे को मारने की जो कैपेसिटी है, जो निमोनिया रोग, वो केवल एस स्ट्रेन के अंदर है। इसका मतलब यहां पर ये हुआ है, ये जो आर स्ट्रेन था, ये जो आर स्ट्रेन था, इसका रूपांतरण हो गया है एस स्ट्रेन के अंदर। ग्रिफिथ ने कहा
एक ऐसा कोई रासायनिक पदार्थ है, कोई केमिकल सब्सटेंस है, उस केमिकल सब्सटेंस का रूपांतरण हो गया है एस स्ट्रैंड के अंदर। और वही जो केमिकल सब्सटेंस यहां पर चूहे को मारने का कार्य कर रहा है एस स्ट्रैंड के अंदर, वही का वही केमिकल सब्सटेंस यहां तो ये पूरा इनएक्टिव है। अब मैं थोड़ा और समझाता हूं। जब इसको गर्म किया गया एस स्ट्रैंड को, तब इसके अंदर क्या था? एक इसके अंदर था आपके, ये प्रोटीन था। क्या था? प्रोटीन। भाई बैक्टीरिया में क्या होगा? प्रोटीन भी होगा। और क्या होगा? आरएनए भी होगा। और क्या होगा? डीएनए होगा। जब एस स्ट्रैंड को गर्म किया गया, तो इसके अंदर से प्रोटीन धीरे धीरे गर्म होकर डीनेचर हो गया, ये टूट गया, कोई काम का नहीं रहा। फिर इसके बाद आरएनए टूट गया। हमने पढ़ा था कि आरएनए अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन डीएनए जो है वो टेम्परेचर के साथ गर्म करने से इसके अंदर अपघटन नहीं हुआ, या मतलब ये टूटा नहीं। जब डीएनए नहीं टूटा, तो ये जो डीएनए है ना, जब इसको गर्म किया तो प्रोटीन टूट गया, बाहर निकल गया, आरएनए भी चला गया। लेकिन डीएनए जो था वो इसके एनवायरनमेंट के अंदर बाहर आ गया। लेकिन डीएनए अभी तक इनएक्टिव नहीं हुआ है। जब डीएनए यहां से बाहर आ गया, अब मुझे बताओ कैप्सूल किसमें प्रेजेंट था, एस स्ट्रैंड में या आर स्ट्रैंड में? एस में था। अब हमें पता है कि कैप्सूल कहां से बने, कोई जीन बनेगी, जीन डीएनए में होती है। तो यहां से इसका डीएनए बाहर आया, इस यहां से इसका डीएनए बाहर आया, क्यों? हमने इसको मारा है। तो इस डीएनए को आर स्ट्रैंड ने ग्रहण कर लिया। जब आर स्ट्रैंड इस डीएनए को प्राप्त किया, तो इसके साथ में कैप्सूल बनाने की जीन भी आ गई। जब कैप्सूल बनाने की जीन साथ में आई, तो इसने अपने चारों ओर पॉलीसेकेराइड बना लिया आर स्ट्रैंड ने। तो जब ये इसने कैप्सूल बना दिया, पॉलीसेकेराइड बना लिया, तो आर स्ट्रैंड कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रैंड के अंदर। तब जाके इसने रोक तब तब जाके चूहे की डेथ हो गई। है समझ में? लेकिन ये चीज हमें आज पता पड़ी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये एक डीएनए का हो रहा है। लेकिन ग्रिफिथ उस समय ये नहीं बता पाया कि ये डीएनए था जो बाहर आ रहा था, ये यहाँ इसमें जा रहा था। उसने केवल इतना बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, कोई एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका रूपांतरण हो रहा है। उसने क्या बोला? केमिकल सब्सटेंस। उसने ये नहीं बोला कि डीएनए जा रहा है, क्योंकि उसको तब तक पता ही नहीं था कि ये डीएनए हो रहा है। इसके बाद एक और आएगा एक्सपेरिमेंट, वो बताएगा कि यहां पर डीएनए का रूपांतरण होता है। लेकिन ग्रिफिथ केवल इतना बता पाया कि कोई केमिकल सब्सटेंस है, कोई रासायनिक सब्सटेंस है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको ये आया समझ में? यहां तक नहीं आया? आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। लगाओ हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? वैसे ये मैं आपको बाद में लिखा दूंगा अभी बोल के, कि आर स्ट्रैंड का रूपांतरण एस स्ट्रैंड में हो गया। लगाओ हेडिंग, उतार दो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, तो हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण प्रयोग। यहाँ पे आके रुक जाना, मैं फिर आपको आगे लिखा दूंगा ना। जल्दी लिखो। हो गया?
चले आगे। हो गया, लिख लो जल्दी, इतना टाइम मत लगाओ। अब देखो इधर, क्या हमारा यहाँ पर फर्स्ट ये हो सकता है कंक्लूजन, आर स्ट्रैंड का रूपांतरण एस स्ट्रैंड में हो गया, इसलिए चूहा मरा है ना। भाई अगर एस का आर में होता चूहा नहीं मरता, लेकिन आर का एस में हुआ इसलिए चूहा मरा है। तो यहाँ लिख लो, इसका फर्स्ट लिखो कि आर स्ट्रैंड का रूपांतरण एस स्ट्रैंड में हुआ, आर प्रभेद का रूपांतरण एस प्रभेद में हुआ। इंग्लिश में बताना है, इसका लिख लो, आर स्ट्रैंड आर ट्रांसफॉर्मिंग इन एस स्ट्रैंड। आर स्ट्रैंड आर ट्रांसफॉर्मिंग इन एस स्ट्रैंड, आर स्ट्रैंड का रूपांतरण एस स्ट्रैंड में हुआ। तो क्या मैं इसका दूसरा कंक्लूजन ये बता सकता हूँ, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में, या ग्रिफिथ अपने, अभी लिखना मत सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूँ इसका दूसरा कंक्लूजन, ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट में ये नहीं बता पाए कि ये जो रूपांतरित जो पदार्थ हो रहा है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये डीएनए है, नहीं बता पाया। उसने केवल इतना बताया, ये जो रूपांतरित होने वाला जो पदार्थ है, ये एक कोई केमिकल सब्सटेंस है, कोई रासायनिक पदार्थ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि डीएनए कर रहा है। लिखो, ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट में, ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट में केवल इतना बता पाए, ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट में केवल इतना बता पाए, केवल इतना बता पाए कि आर स्ट्रैंड से एस स्ट्रैंड में रूपांतरण किसी रासायनिक पदार्थ का होता है। ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट में केवल इतना बता पाए कि आर स्ट्रैंड से एस स्ट्रैंड में रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन किसी रासायनिक पदार्थ का होता है, परंतु वे ये नहीं बता पाए, परंतु वे ये नहीं बता पाए कि वो रासायनिक पदार्थ डीएनए है। तो अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ ना कि डीएनए ही रासायनिक पदार्थ है, मतलब डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि अभी तक ग्रिफिथ ने केवल इतना बताया है, एक कोई केमिकल सब्सटेंस है, वो इसमें इसका चेंज हो रहा है, लेकिन उससे ये नहीं पता पड़ा कि वो कौन सा है। तो अब हमारी अगली हेडिंग आएगी, नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ की प्रकृति। हेडिंग लगाओ, नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। मतलब जो ग्रिफिथ ने कहा था कि एक रासायनिक पदार्थ है, उसका रूपांतरण हो रहा है, उसका नेचर क्या है, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, या कुछ और है, लेकिन अभी तक अब हम देखेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नेचर बताया, ये बताने वाले तीन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था बाई एवेरी, एवेरी मैक्लियोड, मैक्लियोड, एवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्थी, मैकार्थी। आई थिंक इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1944 के अंदर, है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया सबसे पहले, अब इनके स्टेप देखो, इन्होंने कैसे काम किया कि ये होता है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो था ना अपना थर्मल इनएक्टिव, थर्मल, थर्मल जो इनएक्टिव था, थर्मल इनएक्टिव एस स्ट्रेंथ, इन्होंने ये लेके आए, क्योंकि अपन को यही देखना था, बाकी वाले तीन स्टेप तो हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। इन्होंने क्या किया, ये जो थर्मल इनएक्टिव जो एस स्ट्रेन है, वो ये लेके आए। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको डाला आर स्ट्रेन के साथ में, फिर उसको डाल दिया चूहे के अंदर, वो अपने लास्ट में पीछे वाले स्लाइड पे देख लिया। अब इस भाई ने क्या किया, सबसे पहले देखो, पहले इधर देखो, एक होता है प्रोटीन,
इसको समझो, एक होता है प्रोटीन, एक होता है आरएनए, दूसरा है डीएनए। अब इनके पास तीन ऑप्शन थे। हो सकता है जेनेटिक में मटेरियल प्रोटीन हो, क्योंकि पता नहीं था तब तक। हो सकता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, ये भी पता नहीं था। और हो सकता है डीएनए हो, क्योंकि ग्रिफिथ ने इतना ही बताया था इन तीनों में से कोई एक रासायनिक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। अब देखो, इस प्रोटीन को जो तोड़ने में जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है प्रोटीएज। क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्रोटीएज। इस आरएनए को तोड़ने का काम करता है उसका नाम है आरएनएज। और इस डीएनए को तोड़ने का काम करता है उस एंजाइम का नाम है डीएनएज। मतलब ये है, ये एंजाइम है प्रोटीएज। एंजाइम किसका अपघटन करेगा? प्रोटीन का। आरएनएज किसका करेगा? डीएनएज किसका करेगा? अब ठीक है, अब आप इस स्लाइड पे आओ। अगर मैं इस इंजेक्शन के अंदर डाल देता हूं प्रोटीएज एंजाइम, ध्यान से सुनना, अगर इस स्टेप 4 वाले इंजेक्शन में मैं डाल देता हूं प्रोटीएज एंजाइम, तो ये प्रोटीन को तोड़ देगा, प्रोटीन काम करना बंद कर देगा। लेकिन फिर भी मैकार्टी, एवरी और उसने, उन तीनों ने देखा कि फिर भी चूहे की डेथ हो रही थी। इसका मतलब फिर भी यहाँ रूपांतरण हो रहा था किसी न किसी सब्सटेंस का। तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि वो प्रोटीन तो है नहीं, ये रूपांतरित होने वाला हो गया प्रूफ। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने इसमें डाला, फिर उसने एक और प्रयोग किया वापिस, फिर उसने इस स्टेप में डाला आरएनए डाला। जैसे ही उसने आरएनए डाला तो आरएनए वहां से टूट के बाहर आ गया। लेकिन उसने देखा फिर भी चूहे की डेथ हो रही है। तो उसने देखा कि यहाँ रूपांतरित जो पदार्थ हो रहा है वो न तो प्रोटीन है न आरएनए है। फिर उसने डाला डीएनए डाला। जैसे ही उसने डीएनए डाला तो उस डीएनए एंजाइम ने डीएनए को तोड़ दिया। लेकिन जब उसने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में उसको ये उसने ये ऑब्जर्व किया कि चूहे की डेथ नहीं हो रही थी, चूहा जीवित था। तब उसने जो अभी आए ना मैकार्टी और इन्होंने बताया कि यहाँ जो रूपांतरित होने वाला पदार्थ वो क्या है? डीएनए है। क्योंकि जब डीएनए एंजाइम को काम में लिया गया था तो डीएनए टूट गया। जैसे ही डीएनए टूट गया तो चूहे चूहे की मौत नहीं हुई, चूहा जीवित रह गया, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का रूपांतरण फिर नहीं हुआ। आया समझ में? तो इस प्रयोग से ये सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो, अब मैं इसको वापस बता देता हूँ। थर्मल इनएक्टिव एसिड स्ट्रेंथ, इसके अंदर प्रोटीन भी है, आरएनए भी है और डीएनए भी है। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ से इन्होंने प्रोटीन को बाहर निकाला। बाहर मतलब जैसे अभी आपने वैसे प्रोटीन, और इन्होंने साथ में आरएनए लिया और साथ में क्या लिया? डीएनए। अब इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? प्रोटीएज करता है। प्रोटीएज, इसको तो कौन तोड़ेगा? प्रोटीएज तोड़ेगा। आरएनए को कौन तोड़ेगा? आरएनए तोड़ेगा, ये इसका अपघटन करेगा। और डीएनए को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? डीएनए तोड़ता है। अभी मैंने आपको बताया, जब प्रोटीएज एंजाइम लगाया प्रोटीन के उस मतलब 4 स्टेप के ऊपर, तो बताओ वहां ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था या रुक गया था? एक, मैं यहां लिख देता हूं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब मुझे बताओ, इस 4 नंबर स्टेप के अंदर वहां पर जब प्रोटीएज एंजाइम डाला तो बताओ चूहा पीछे जीवित रह रहा था या मर रहा था? चूहा मर रहा था ना, इसका मतलब वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, कुछ चेंज हो रहा है इसलिए। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। जब आरएनए डाला तब क्या हो रहा था? तो भी चूहे की डेथ हो रही थी। इसका मतलब यहां पर भी किसी पदार्थ के अंदर चेंज हो रहा था, इसलिए चूहा मर रहा है। अब जब उसने डीएनए डाला तब चूहा मर रहा था या जिंदा था? जिंदा था। इसका मतलब वहां चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर रूपांतरण की प्रक्रिया नहीं हुई है। तो इस, ये जो स्टेप था, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसका कंक्लूजन क्या आएगा बताओ? इसका कंक्लूजन ये आएगा कि जो रूपांतरित होने वाला पदार्थ है वो डीएनए है। आया समझ में? तो ग्रिफिथ ये नहीं बता पाया था ना, ये किसने बताया? एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी ने बताया। तो इसने बताया कि रूपांतरित होने वाला पदार्थ क्या है? डीएनए है। तो क्या होगा? है? तो रूपांतरित नहीं हो रहा इसलिए चूहा नहीं मर रहा है। नहीं आया समझ में? है? नहीं बताओ, नहीं वापस आया समझ? नहीं आया?
नहीं आया ना, देखो वापस सुनो। पहले ये देखो, ये आपको पता है कि ये नॉर्मल होता तो इसके अंदर निमोनिया रोग नहीं हुआ, चूहा जीवित है। दूसरे में, या चूहे की मौत हो क्योंकि इसके अंदर रोग पैदा करने की कैपेसिटी होती है। तीसरे में देखो, हमने जिसमें रोग पैदा करने की कैपेसिटी उसको हमने टेम्परेचर दे के इनएक्टिव कर लिया, तब चूहा वापस जीवित रह गया। अब यहाँ देखो, तब इसने क्या किया, ये वापस इनएक्टिव इसने लिया एस स्ट्रेन, साथ में डाल दिया नॉर्मल आर आर स्ट्रेन डाल दिया। आया समझ में? तब हमने देखा चूहे की डेथ हो रही है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये जो आर स्ट्रेन ये नॉर्मल है, चूहा जिंदा रहना चाहिए। यहाँ पर भी ये नॉर्मल हो गया क्योंकि इनएक्टिव है, चूहा जिंदा रहना चाहिए। लेकिन अब इसको समझो, चूहा मर इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ से जैसे ही एस स्ट्रेन को हमने गर्म किया, तो ये क्या बैक्टीरिया है ना, ये एक प्रकार के दोनों दो अलग अलग बैक्टीरिया है। मैंने इस बैक्टीरिया को गर्म किया, नीचे टेम्परेचर दिया, तो इसका प्रोटीन तो टूट गया, आरएनए भी टूट गया, लेकिन डीएनए नहीं टूटा। डीएनए इसकी बॉडी से बाहर आ गया एनवायरनमेंट के अंदर। डीएनए जैसे ही बाहर आया तो इसके डीएनए को इसने ले लिया। जब अब आप देखो, डीएनए किसका, एस स्ट्रेन का है ना। एस स्ट्रेन में रोग पैदा करने की कैपेसिटी थी, तो इसमें जो रोग पैदा करने की कैपेसिटी डीएनए में होती है, तो ये डीएनए इसके अंदर आ गया। जब ये डीएनए इसके अंदर आ गया, जिसने रोग पैदा कर दिया। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बताया कि ये रोग पैदा डीएनए के कारण हो रहा है। तब उसके बाद एक अगला साइंटिस्ट आता है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले उन्होंने इसमें डाला प्रोटीज एंजाइम डाला। प्रोटीज डाला तो प्रोटीन टूट गया, लेकिन उन्होंने देखा तो भी चूहा मर रहा है। इसका मतलब पीछे आरएनए और डीएनए दो चीज अभी बाकी पड़ी है, दो केमिकल। फिर उन्होंने इसमें आरएनए डाला तो भी चूहा मर रहा है। जब इन्होंने डीएनए डाला तो उन्होंने देखा कि इसका रूपांतरण रुक गया, इसका मतलब डीएनए इधर से इधर नहीं गया, तब ये चूहा जिंदा रह गया। तब उन्हें पता पड़ा कि, मैं देखो मैंने यहाँ लिखा ना, यहाँ रूपांतरण नहीं हो रहा है, तब चूहा यहाँ क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तब इस, आया समझ में? या वापिस समझो, तो उतार दो जल्दी। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोटीन अपघटन। प्रोटीन का अपघटन होता है, यहाँ पर आरएनए का अपघटन होता है। अपघटन यानी टूटना है ना, डीनेचर। और यहाँ पर डीएनए का अपघटन होता है। मतलब प्रोटीन के टूटने के बाद में भी चूहा, मतलब ये प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है। जब घर में किसी मेंबर की डेथ होने के बाद में भी सब कुछ है नॉर्मल, इसका मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब डीएनए टूटा तब उसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ी कि चूहा जिंदा रह गया। और लास्ट में लिख लेना, रूपांतरित होने वाला पदार्थ डीएनए है। रूपांतरित होने वाला रासायनिक पदार्थ डीएनए है। देख लो क्वेश्चन कौन कौन सी पूछ रखी है, देख लो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने अपने मतलब एक्सपेरिमेंट बताया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, या डीएनए ही वो केमिकल सब्सटेंस है। किसने बताया था? एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्थी ने बताया था। मैकार्थी है ना, मैकार्थी ने बताया था। एवरी, मैक्लियोड और इसने बताया था। ये कुछ नहीं पूछा हुआ, केवल इतना पूछा हुआ, किसने बताया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, या उसका नेचर, रासायनिक पदार्थ का नेचर क्या है, डीएनए। जी किसने बताया था? तीन भाइयों ने बताया था। अब उसके बाद यहां से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये जो है ना, ये किसने दिया था, किसने दिया था? रिपीट ने एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा हुआ है, इन्होंने किस पे कार्य किया था अपना, तो कौन से बैक्टीरिया पे किया था? स्टेप्टोकोकस निमोनी पे किया था। ये चीजें आपको ऐसे भी याद रह जाएगी। आर का मतलब रफ, रफ का मतलब पॉलीसेकेराइड लेयर नहीं है।
एस का मतलब स्मूथ है, मतलब चिकना है। जब चिकना है तो उसके अंदर पॉलीसेकेराइड लेयर पाई जा रही है, तो ये रोग पैदा करता है। बाकी ये कुछ नहीं है, इसके कंक्लूजन याद रखना। ये वापिस इसके इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन। आया समझ में? तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। अब आ जाओ दूसरे एक्सपेरिमेंट अगला। दूसरा आपके इसमें हो जाएगा हर्से एंड सेज एक्सपेरिमेंट। हर्से एंड सेज एक्सपेरिमेंट। इधर देखो, अब ये आपको किया गया था 1952 के अंदर, है ना। अब इधर देखो, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, सबसे पहले ये पूछेंगे कि अ, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था। तो ये हमें ये एक्सप्लेन करता है, ये हमें ये प्रमाणित करता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ तक आया समझ में? ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या एक्सप्लेन करेगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर अगला आता है कि जैसे अभी ऊपर वाले में ग्रिफिथ ने यूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को किया था ना, तो ये क्या क्या यूज करते हैं। तो इन्होंने यूज किया था बैक्टीरियोफेज को। किसको यूज किया था? बैक्टीरियोफेज। इन्होंने बैक्टीरियोफेज को यूज किया था, T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज। अब मुझे, मैंने आपको कल बताया था बैक्टीरियोफेज किसे बोलते हैं। ये एक प्रकार के वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन करते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? ये वायरस है। ध्यान रखना, बैक्टीरियोफेज जब भी नाम आए, ये वायरस है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये वायरस है जो बैक्टीरिया में रोग फैलाएंगे। इसका मतलब इन्होंने साथ में कोई बैक्टीरिया भी यूज लिया है। तो इन्होंने जो बैक्टीरिया यूज लिया था वो आपने लिया था ई कोलाई बैक्टीरिया। इन्होंने एक ई कोलाई बैक्टीरिया को भी काम में लिया था अपने प्रयोग के अंदर। और दूसरा, इन्होंने एक चीज और इसमें यूज ली थी, इन्होंने आइसोटोप यूज लिए थे, रेडियो एक्टिव। इन्होंने रेडियो एक्टिव इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम में लिए थे, जिसमें एक तो इन्होंने काम लिया था सल्फर और एक काम लिया था फॉस्फेट। तो सल्फर था उसके अंदर, आई थिंक सल्फर 35 और फॉस्फेट 32 इन्होंने काम में लिया था। तो इन्होंने दो रेडियो एक्टिव ये आइसोटोप काम में लिए थे, इसमें फॉस्फेट है 32 और सल्फर है 35। अब मुझे आप ये बताओ, एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है डीएनए। ये एक्सपेरिमेंट होने से पहले केवल दो चीजें पता था कि या तो आनुवांशिक पदार्थ है प्रोटीन, या है डीएनए। ये पता नहीं था। अब मुझे ये बताओ, प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है? मिथ्योनिन एमिनो एसिड पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर एक एमिनो एसिड होता है, सिस्टीन एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? सिस्टीन एमिनो एसिड। ये दो एमिनो एसिड ऐसे हैं जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर। इसका मतलब ये जो सल्फर है ये किसमें पाया जाएगा? प्रोटीन के अंदर। दूसरा इसमें आता है P32 यानी फॉस्फेट। मुझे बताओ, डीएनए के अंदर क्या क्या होता है? एक तो फॉस्फेट भी पाया जाता है ना। फॉस्फेट कहाँ? डीएनए में होगा ना। तो ये जो फॉस्फेट 32 है, ये इसमें डीएनए, ये आपको जस्ट अभी आएगा समझ में। अभी मैं लिख रहा हूं कि जो सल्फर 35 है ये प्रोटीन के लिए यूज लिया इन्होंने, और जो फॉस्फेट 32 ये किसके लिए काम में लिया इन्होंने? डीएनए के लिए काम में लिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ये इन्होंने काम में लिए सल्फर 35, हाँ ठीक है। अब देखो, आपने कभी ये डायग्राम देखा होगा बैक्टीरियोफेज का। कभी ये डायग्राम देखा?
ये खूब देखा होगा, नहीं देखा आपने? अच्छा, मैथ वालों नहीं देखा होगा है। हाँ मतलब हर जगह पड़ा है। ये जो इसका होता है, ये इसका हेड होता है, ये जो बाहर वाला जो व्हाइट वाला है ना, ये एक डायग्राम है बैक्टीरियोफेज है। ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है। ये इसका प्रोटीन कोड होता है, ये इसका प्रोटीन कोड है, प्रोटीन कोड। इसको हम बोल सकते हैं कैप्सिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? कैप्सिड बोल सकते हैं। और ये जो इसके अंदर पाया जा रहा है, ये इसका क्या है? डीएनए है। और ये इसका हेड हो जाएगा, ये इसकी टेल है ना, ये इसकी क्या है? टेल है। अभी आपको इतना ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये एक प्रकार के वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर रोग फैलाते हैं। अभी हमने ये पढ़ा ऊपर। तो यहाँ पर एक नीचे एक और वायरस होता है, सॉरी, ये कोई बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? यहाँ पर ये कोई बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई। मैंने आपको अभी बताया ना कि बैक्टीरियोफेज हमेशा बैक्टीरिया पे रोग फैलाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया कौन सा हमारा है? ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब देखो मैं इसको आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ ना। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो था हमारा फॉस्फेट, सल्फर जो 35 था, ये रेडियो एक्टिव है। आपने जैसे रोड पे देखा होगा कुछ ऐसी लाइटें होती, जैसे ऐसे उसमें रेडियम लगा होता है, वो जैसे लाइट पड़ती है वो चमकती है, तो अपन को दूर से पता पड़ता है कि वहां पे कुछ है। उसी प्रकार से इन्होंने फॉस्फेट के ऊपर इसको इन्होंने रेडियो लेबल किया, और इसको भी किया रेडियो लेबल। क्योंकि हमें पता करना है कि डीएनए यहाँ पर जेनेटिक पदार्थ कौन सा होगा जिसका यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब सॉरी, जिसका इसमें ये इनहेरिट, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये जो प्रोटीन था, प्रोटीन कौन सा बाहर वाला है, ये व्हाइट वाला, तो इस प्रोटीन को इन्होंने रेडियो लेबल का कर लिया इन्होंने सल्फर 35 से। आया समझ में? और इसके अंदर जो ये डीएनए है, इसको इन्होंने रेडियो लेबल कर दिया आपके फॉस्फेट 32 से किया। फिर जब मैंने आपको अभी बताया कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करता है। अब जब ये बैक्टीरियोफेज इसके ऊपर आके इन्फेक्शन करेगा, तब लास्ट में इन्होंने अपने जब इनका रिजल्ट आया तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर यहाँ पर ये इनका ये बैक्टीरिया, ये इसका डीएनए आ गया था। तो इन्होंने देखा यहाँ पर इसके अंदर ये क्या आ गया था? डीएनए। और इस डीएनए के ऊपर क्या था? फॉस्फेट 32 का लेबल लगा हुआ था। लेबल कहाँ था? बैक्टीरियोफेज में था। लेबल प्रोटीन पे भी था और डीएनए पे भी था। इन्होंने देखा कि जो ये जो प्रोटीन का जो कोट होता है, ये तो इधर बाहर होता है, डीएनए बैक्टीरिया के बाहर पड़ा रहता है। लेकिन जो ये डीएनए होता है, ये यहाँ से ट्रांसफर होके बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। तो इसने रेडियो लेबल इसलिए किया कि ताकि पता पड़े कि डीएनए अंदर गया है या प्रोटीन गया है। तो यहाँ से इन्हें ये सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो आनुवांशिक पदार्थ होगा, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। आया समझ में? तो सीधा क्वेश्चन आता है, किस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है, या सबसे पहले किसने बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ? किसने बताया? अरसे और सेज ने बताया। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको यूज में लिया? बैक्टीरियोफेज को यूज में लिया, T2 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस होते हैं, बैक्टीरिया में रोग फैलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन्होंने कौन से बैक्टीरिया पे किया, तो ई कोलाई के ऊपर किया। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन से इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए थे। तो इन्होंने एक एलिमेंट लिया सल्फर 35। सल्फर होता है प्रोटीन के अंदर, और आपके फॉस्फेट होता है डीएनए के अंदर। आया समझ में? तो उतारो इसको। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सबसे पहले किसने बताया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, पीवाईक्यू है। ये एग्जाम के अंदर पीवाईक्यू है कि प्रोटीन को किससे लेबल करते हैं, डीएनए को किससे करते हैं। ये आपके हो गए अरसे एंड सेज एक्सपेरिमेंट। तो इसका कंक्लूजन क्या था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही आनुवांशिक, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इनका कंक्लूजन था ये। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इन्फेक्शन, है ना, कि संक्रमण हो रहा है इसके अंदर, इन्फेक्शन।
ये डायग्राम है बैक्टीरियोफेज का। ये डायग्राम बैक्टीरियोफेज का है। हो गया। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है, किस भाई ने या किस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बताया, बैक्टीरियोफेज को यूज करके किसने बताया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। या इसका उल्टा पूछेगा कि हर्षे और सेज ने क्या यूज करके बताया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, तो बैक्टीरियोफेज है ना। तो ध्यान रखो, ये कई बार क्वेश्चन इसके अलावा आज तक कुछ भी नहीं है जो मैंने जहां जहां इसको मैंने हाईलाइट किया है, बस यही क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये आपके थे दो एक्सपेरिमेंट थे जो ये बताते हैं कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ। अब हमें पता पड़ गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो 1952 के बाद से सबको पता पड़ा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि क्या था। तो देश आज़ादी के पहले या बाद में, बाद में ना, देश आज़ाद कब हुआ? 47 को हुआ। तो देश आज़ादी के बाद में 3 साल 5 साल बाद पता पड़ गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो आप सोचो कि हमें आज पता है डीएनए है, लेकिन उसके पीछे कितना कितना काम हुआ है। अगली हेडिंग लगाओ। अब देखो, हमने ये सिद्ध कर लिया कि, हमने क्या, इन भाई ने सिद्ध कर लिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो उस डीएनए के अब आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, उसके उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होंगे। भाई अगर आरएनए भी हो सकता था, प्रोटीन भी हो सकता था, लेकिन डीएनए ही क्यों, उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर। तो लिखो आनुवंशिक पदार्थ की विशेषताएं। हेडिंग लगा दो, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। 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 आनुवंशिकी पदार्थ की विशेषता या विशिष्ट लक्षण। आनुवंशिक पदार्थ की, आनुवंशिक पदार्थ के विशिष्ट लक्षण। तो बताओ पहला लक्षण क्या होना चाहिए? फर्स्ट लक्षण उसमें यह होना चाहिए कि उस जो भी आनुवंशिक पदार्थ हो उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी हो। मतलब वो उसके अंदर खुद में कैपेसिटी हो कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बना सके। जैसे कि आपको ये एक सेल है, अब इस सेल को जैसे जैसे इसकी सेल की एज बढ़ेगी तो ये सेल 1 से 2 होगी, फिर ये आगे 2 से 4 होगी, यही होगा ना। अब इस सेल का न्यूक्लियस है, ये इसका डीएनए है। अब अगर इस डीएनए के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी नहीं है तो फिर डीएनए इस सेल में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये आनुवंशिक पदार्थ काम का क्या? तो इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो पहला लिखो सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी। स्व प्रतिकरण की क्षमता, स्व प्रतिकरण की क्षमता, सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी। सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी। तो अब देखो डीएनए में भी होती है ये सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी, और थोड़ी बहुत ये आरएनए में भी होती है। आया समझ में? सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी। अब दूसरा मुझे बताओ, मैं ऐसे बोलूं, अगर किसी केमिकल पदार्थ को आनुवंशिक पदार्थ बनना है तो उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि वो संरचनात्मक रूप से यानी स्ट्रक्चरल तथा रासायनिक यानी केमिकली रूप से वो स्टेबल हो। ऐसा नहीं हो कि मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया वो टूट जाए, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो फिर काम का क्या वो। आया समझ में?
तो मतलब दूसरा लिखो, केमिकली केमिकली एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से स्थायी होना चाहिए। केमिकली एंड स्ट्रक्चर स्टेबल। आनुवंशिक पदार्थ वही हो सकता है जो केमिकल और संरचनात्मक रूप से क्या हो, स्थायी हो। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक होता है डीएनए, दूसरा क्या है हमारे पास, आरएनए। मुझे बताओ डीएनए और आरएनए में से ज्यादा स्थायी कौन है? डीएनए ज्यादा स्थायी है, ये डीएनए ज्यादा स्थायी है। क्यों है ज्यादा स्थायी? कारण बताओ, मैंने बताया था, क्योंकि डीएनए की 2 प्राइम के ऊपर ओएच ग्रुप एब्सेंट होता है, केवल हाइड्रोजन होती है। और मैंने फिर आपको इसके चार दो तीन कारण बताए थे डीएनए की स्थायित्व के, तो इसका मैं लिख रहा हूं स्टेबल का कारण क्या है। मैं क्या फर्स्ट कारण ये लिख सकता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डीएनए के डबल स्टैंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये स्थायित्व का कारण है। दूसरा कारण मैं ये लिख सकता हूं इसके अंदर क्या है? हाँ, उसको हमने क्या बोला था, बेस स्ट्रेसिंग, मतलब एक नाइट्रोजन बेस के ऊपर दूसरा नाइट्रोजन बेस, बेस स्ट्रेसिंग। और इसके अलावा तीसरा कारण मैं इसमें क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन, हाँ, मैं लिख सकता हूं डीऑक्सी राइबोस शुगर। सही बात है ये? सही नहीं है? सही है ना, मतलब 2 प्राइम के ऊपर एक ऑक्सीजन कम है, उसको हम डीऑक्सी राइबोस शुगर। और एक कारण इसका ये भी होता है कि डीएनए के अंदर एंटी पैरेलर स्ट्रैंड होती है, प्रति समांतर रज्जु होती है, तो रज्जु, तो ये डीएनए की स्थायित्व के कारण होते हैं। और एक कारण और भी लिख लो आप इसके अंदर, कि डीएनए में यूरेसिल की जगह पर क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, तो ये भी डीएनए की स्थायित्व को प्रदान करता है। आया समझ में? लिखो इसको। देखा? अब इसको समझो। मुझे ये बताओ कि धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहे तो बढ़िया है, या नहीं हो तो बढ़िया है? होता रहे तो अच्छा है ना, अभी जैव विकास, जैसे हम खेत के अंदर गेहूं बोते हैं, हम 10 साल पहले जो गेहूं का बीज बोते वही बोए सेम, वही ठीक है, कि अभी हम कोई नया बोए तो ठीक है? तो नया बीज कैसे बनेगा? उसके अंदर उस गेहूं के सीड के डीएनए में म्यूटेशन होगा, तब उसमें उत्परिवर्तन होगा, तब उसका विकास होगा। अब देखो, अभी कोविड आया था ना, कोविड के अंदर क्या, कोविड वायरस फैला था। अब उसमें हम ये कह रहे थे कि कोविड की वैक्सीन नहीं बन रही, टाइम लग रहा था। टाइम क्यों लग रहा था? आपने देखा होगा कि कोविड की 3-4 वेव आई थी, हर 6 महीने बाद नया कोविड का वेरिएंट आ रहा था। क्यों? कोविड का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो वायरस का, वो क्या होता है, आरएनए होता है। और आरएनए के अंदर म्यूटेशन स्पीड में होता है, हर 3-4 महीने में। अगर उसके चारों ओर अगर एनवायरनमेंट बढ़ गया, या सर्दी ज्यादा हो गई, कुछ भी ऐसा केमिकली या स्ट्रक्चरल चेंज होते ही उसमें म्यूटेशन हो जाता है। और जितना जल्दी म्यूटेशन होता है उतना इवोल्यूशन ज्यादा होता है, मतलब चेंज ज्यादा आता है, तो वो भी हमारे काम का नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर एक इंसान यहाँ रहता है भारत के अंदर, और एक रहता है वहां रहता है कहीं द्वीप के, जहाँ पे पोल के ऊपर, जहाँ पे ठंड ज्यादा है। अब अगर डीएनए में अगर म्यूटेशन हो जाता, मतलब थोड़ा बहुत एनवायरमेंट चेंज होने से, तो फिर वो इंसान क्या काम कर रहा था कि यहाँ वाला भी ह्यूमन है और वहां रहता है वो भी ह्यूमन है। लेकिन अगर उसके डीएनए में थोड़ा बहुत चेंज होने से अगर म्यूटेशन होता, तो ये इवोल्यूशन हमारे काम का नहीं था। तो फिर हम हो जाते वायरस की तरह होते, हम वायरस की तरह होते ना। उसी प्रकार से डी आनुवंशिक पदार्थ के अंदर म्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन स्लो स्पीड में, आरएनए की तरह नहीं फटाफट हो जाए, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। और म्यूटेशन हमें क्यों कराना है? क्योंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहे, जैव विकास होता रहे। तो जो म्यूटेशन होता है, इसके कारण क्या होता है, इवोल्यूशन होता है।
इवोल्यूशन होता रहता, मतलब इवोल्यूशन इंक्रीज होता है। लिख लो, आनुवंशिक पदार्थ में स्लो म्यूटेशन क्षमता होनी चाहिए। आनुवंशिक पदार्थ वही होगा जिसके अंदर उत्परिवर्तन की क्षमता कम होगी, मतलब धीमे धीमे होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए कि चेंज हो गया रातों रात, जैसे कोविड हो रहा था। तो ये जो म्यूटेशन होता है ये इसकी हेल्प करता है कि किसके अंदर, इवोल्यूशन के अंदर ये हेल्प करता है ना। म्यूटेशन क्या करता है, इसकी हेल्प करता है इवोल्यूशन के अंदर। अब देखो चौथा, क्या मैं ये कह सकता हूं आनुवंशिक पदार्थ वही होगा जो मेंडल के कारक के रूप में कार्य करता हो। मेंडल ने कहा था जीन के रूप में, तो मतलब आनुवंशिक पदार्थ वही होगा जो मेंडल ने नियम दिए थे उसके अकॉर्डिंग काम करता हो, वही होना चाहिए जो मेंडल ने बताया था। तो लिख लो अगला, जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ मेंडल के नियमों पर कार्य करता हो, मेंडल के नियम के अनुसार कार्य करता हो, या मेंडल के नियम के रूप में अभिव्यक्त होता हो। आनुवंशिक पदार्थ मेंडल के नियम के रूप में अभिव्यक्त होता हो, जेनेटिक मटेरियल मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग, या जेनेटिक मटेरियल मेंडल के लॉ को फॉलो करता हो। आया समझ में? तो अब आप यहां से देखो, यहाँ हमने कहा कि डीएनए में भी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी, आरएनए में भी होती है, लेकिन जब हम इस पॉइंट के ऊपर आए, 2 नंबर पॉइंट के ऊपर, तब हमें पता पड़ा कि डीएनए ज्यादा स्थायी होता है, आरएनए कम स्थायी होता है। तब हमारे लिए आनुवंशिक पदार्थ बेस्ट कौन सा है, डीएनए है। बाकी आरएनए भी है, लेकिन आरएनए पहले हुआ करता, जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था ना, जब जीवन की शुरुआत हुई थी, तब आरएनए आनुवंशिक पदार्थ था, लेकिन आरएनए अस्थायी था। जैसे ही थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो वो काम करनी होता है, तो धीरे धीरे उसने अपना विकास किया, टाइम के साथ सब कुछ चेंज हुआ, तो फिर धीरे धीरे आरएनए से डीएनए का निर्माण हो गया। तो डीएनए का निर्माण कहाँ से हुआ है, आरएनए से हुआ है, क्योंकि समय की नीड थी। हाँ, पहले आरएनए बना है। कोई पूछे न पहले कि मुर्गी आई या अंडा आया, तो बोलना पहले आरएनए आया। अंडा ही होगा भाई, पहले केमिकल बना है। ये थी इसकी विशेषता, और ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट में आ जाता है ना, 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर एक आधा उसको गलत या सही बोल देंगे। अगली हेडिंग लगाओ, आरएनए वर्ल्ड, आरएनए संसार। देखो इसके अंदर, देखो, जीवन की उत्पत्ति के समय आरएनए आनुवंशिक पदार्थ था। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। जीवन की उत्पत्ति के समय आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था हमारा, आरएनए था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सर क्यों था ये, बताओ क्यों था आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। हाँ, मतलब इसका, अब देखो, हम आरएनए को उस समय आनुवंशिक पदार्थ इसलिए मानता था क्योंकि ये भी एंजाइम की तरह काम करता है। ये भी, जैसे इसके पास, आरएनए के पास में हैविंग, देखो इसका कारण क्या है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ क्यों था, इसका कारण है कुछ। इसका कारण ये है कि आनुवंशिक पदार्थ जो आरएनए है, इसके पास एक तो स्व उत्प्रेरण की क्षमता थी, मतलब ये खुद एंजाइम की तरह कार्य कर सकता था। तो मैं लिखता हूं ऑटो कैटेलाइटिक, ऑटो कैटेलाइटिक कैपेसिटी, मतलब स्व उत्प्रेरण। इसमें खुद के अंदर, खुद में एंजाइम की तरह कार्य करने की कैपेसिटी थी। अभी हमने आपको कहा था कि इसके अंदर रेप्लिकेशन करने की भी क्षमता होती है, इसके अंदर रेप्लिकेशन करने की भी क्षमता होती है, रेप्लिकेशन भी ये खुद कर सकता है, इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। लेकिन और तीसरा कारण था, जैसे हमने कहा, ये एंजाइम के रूप में कार्य करता है, कैटेलाइटिक क्षमता। अब देखो इसका मतलब क्या है भाई, इसको अपन हिंदी में क्या एंजाइम बोलते हैं ना, कैटेलाइज, अपन उसको हिंदी में बोलते हैं एंजाइम। अभी मैंने आपको बताया था कि आरएनए को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए चाहिए ना, तो ये अपने आप में क्या है, एक प्रकार का आरएनए ही है।
आया समझ में? तो अब इसको ध्यान रखना, जैसे आरएनए है ना, अब इस आरएनए के अंदर आरएनए को तोड़ने की क्षमता थी, ये स्वयं एंजाइम बना के अपने को ही तोड़ रहा था, स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटेलाइटिक। आया समझ में? उसके अलावा एक इसमें एक्टिविटी और होती है, पेप्टाइडिल, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। ये अपन आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर वहां आएगा ना, अभी आप इसको ध्यान रखना, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। अब ये देखो अलग अलग होती है, ये कई बार पूछा हुआ है। अगर ये पूछे पीके का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक, नाम सुना है ना, प्रोकैरियोट, इसका मतलब है प्रोकैरियोट, इसका मतलब क्या है, पीके मूवी नहीं है, हाँ यूकेरियोट। अब अगर पूछे कि प्रोकैरियोट के अंदर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कौन से आरएनए में होती है, तो ये आपकी होती है 23 SrRNA। क्या नाम है? 23 SrRNA। कोई पूछे यूकेरियोट के अंदर किसमें होती है, ये किसमें होती है? 20 SrRNA। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, अभी केवल आपको ये याद रखना है ना। यहां तक आपको आया समझ में? अब आप सोचो, हाँ, अब उसके बाद ये देखो, पहले बाद में सोचना, फिर क्या हुआ समय के साथ में, हमें पता है कि आरएनए कैसा होता है, अस्थायी है, कैसा है, ये अनस्टेबल होता है। तो धीरे धीरे इसके अंदर केमिकली चेंज हुए समय के साथ में, क्या हुए, धीरे धीरे इसमें केमिकली, इसमें केमिकली परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। जब इसमें केमिकली चेंज हुए तो जो आरएनए था वो किसमें बदल गया, वर्तमान के डीएनए के अंदर। और डीएनए क्या होता है, स्थायी ज्यादा होता है, एक्टिव वो होता है, स्थायी ज्यादा होता है। अब सोचो कि अगर हमारे अंदर आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता तो, अगर ये चेंज नहीं होता तो, अगर ये आरएनए चेंज नहीं होता तो क्या होता, हम भी वायरस की तरह से बदलते रहते, हर 6 महीने में कोई आज गोरा है, 6 महीने बाद वो काला हो जाता, कहीं और जाता, मतलब कुछ भी चेंज आता रहता। भाई आनुवांशिक पदार्थ चेंज हो गया तो बस उसका पूरा करेक्टर चेंज हो गया, है समझ में? तो इसलिए भगवान ने मतलब कुछ भी को टाइम के साथ में सब कुछ अच्छा हो गया, आरएनए किसमें बदल गया, डीएनए के अंदर, और हम हमेशा के लिए परमानेंट बन गए। लिखो इसको, लिखो हेडिंग, आरएनए संसार, आरएनए वर्ल्ड। हाँ, गोरा काला हो जाता, काला गोरा हो जाता, लंबा छोटा हो जाता, छोटा लंबा हो जाता, माता पिता अपने बच्चों को पहचानना बंद कर देते, बीवी वाइफ को भूल जाती, वाइफ हस्बैंड को भूल जाता, मतलब भूल जाते, फिर वो चेहरा बदल जाता सब कुछ, और उसके मतलब ऐसे इमोशनल भी चेंज हो जाते। हाँ, बेटा बोलता ये मेरे पिता नहीं है, पिता बोलता ये मेरा बेटा है। तो सब कुछ चेंज हो, क्योंकि आरएनए जैसे वायरस चेंज होता है ना, वैसे चेंज होता। और फिर हमारे कोई वैक्सीन भी नहीं बनती, हमारे पे कोई टेबलेट काम नहीं करती, हम 2-3 साल के लिए होते, फिर डेथ होती, वापिस बनते। एक हिसाब से ठीक भी था, अथवा खत्म बस। यहाँ लिख देना, ये स्टेबल ज्यादा होता है, स्टेबल है ना। ये केमिकली चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर ये स्टेबल, ये स्टेबल होता है कम, और ये स्टेबल होता है ज्यादा, इसलिए केमिकली चेंज होना पड़ा इसको। यहाँ तक आया समझ में आपको? अब देखो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे, मैं आपको बता देता हूँ ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था जीवन की उत्पत्ति के समय, तो क्या क्या था, आरएनए था। उसके बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोकैरियोट के अंदर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी किसके अंदर पाई जाती है। ये 3 नंबर पॉइंट पूछा हुआ है कि प्रोकैरियोट के अंदर ये मैं आगे बताऊंगा ना ये क्या एक्टिविटी है ना। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है ना, अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोकैरियोट के अंदर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी किस आरएनए में होती है, तो 23S में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है यूकेरियोट के अंदर किसमें होती है, 20S के अंदर। आया समझ में? प्रोकैरियोट प्रिमिटिव होते हैं तो उसमें 23 है, यूकेरियोटिक एडवांस है तो उसमें 28 है।
उसके बाद में ये नहीं पूछा हुआ। तो यहाँ से केवल ये दो क्वेश्चन आ रखे हैं। ये तो कई बार 10-15 बार आ रखा है, ये एक आधा कहीं मतलब स्टेटमेंट आ रखा है, स्टेटमेंट रूप में, है ना। आया समझ में। तो आपको ये स्लाइड मैंने यहाँ बता दी इंपॉर्टेंट। अब इस स्लाइड के देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है। यहाँ देखो, अब जैसे इसके ठंडी ज्यादा हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको ये हर एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है। वो आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे सकता है कि एक जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं। आया समझ में। और ये चीज कई बार एग्जाम में पूछी भी डायरेक्ट कि आरएनए ही स्थायी क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो ये मैंने आपको उसके कारण बता दिए, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। उसके बाद आप यहाँ क्या देखोगे, ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया केवल ये पूछा हुआ है किसने सिद्ध किया था कि वो जो रूपांतरित होने वाला पदार्थ डीएनए होता है। लेकिन ग्रिफिथ भाई ये नहीं बता पाया कि डीएनए है। स्टेप ध्यान रखना नॉर्मल है। उसके बाद में ये पूछा हुआ कौन से बैक्टीरिया पे किसने किया था। आया समझ में। तो ये आपके थे कि जेनेटिक पदार्थ के बारे में। यहाँ तक आया समझ में। अब अपन पढ़ेंगे सेंट्रल डोगमा। क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल डोगमा। हेडिंग लगा दो, सेंट्रल डोगमा।